सबको नमस्कार। आज अपन स्टार्ट करते हैं बीएससी वाला जो अपना पार्ट चल रहा है, बीएससी पार्ट फर्स्ट। और बीएससी पार्ट फर्स्ट में अपना इसमें चल रहा था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला पार्ट। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला पार्ट चल रहा है कार्बनिक रसायन। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अपन ने स्टार्ट किया था यूनिट नंबर फर्स्ट। पहली यूनिट हमने स्टार्ट की थी जिसको हमने पढ़ना स्टार्ट किया था। और फर्स्ट यूनिट के अंदर हमने कार्बनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि के बारे में हमें पढ़ना है। और बीएससी फर्स्ट ईयर में पहली यूनिट आपकी यही है, हर यूनिवर्सिटी के अंदर आपके काम में आएगी। कोई बच्चा एग्जाम देने वाला हो, चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी का हो, वो उसके ये टॉपिक सबके कॉमन रहेगा। तो फर्स्ट यूनिट में कार्बनिक अभिक्रियाओं क्रियाविधि में पीछे वाली क्लास के अंदर हमने एक तो एरो के संकेत कैसे लगाने का तरीका वो किया था। और उसके बाद संकेत लगाने के बाद फिर हमने सहसंयोजक बंध का विखंडन पढ़ा था। और सहसंयोजक बंध का विखंडन दो प्रकार का, समांगी और विषमांगी पढ़ा है। फिर समांगी में किस प्रकार से मुक्त मूलक बने, विषमांगी में कार्बोकेटाइन और कार्बो एनाइन का निर्माण होता है, वो हमने इसमें किया था। तो सहसंयोजक बंध का विखंडन दो टाइप का हमने कर लिया था पीछे वाले यानी वीडियो के अंदर, हमने पीछे वाली क्लास के अंदर इतना पढ़ा यहाँ तक। इसके बाद फिर अगली जो आज की क्लास है, इस क्लास में देखो हमें यहाँ जो पढ़ना है वो क्या पढ़ना है अगली इस क्लास में। यहाँ पर हमें इसके बाद अगले वाले पार्ट में पीछे वाली क्लास में मैंने कहा भी था कि हमें आगे वाली पार्ट के अंदर हम अभिक्रियाओं की क्रियाविधि के अंदर बनने वाले इंटरमीडिएट के बारे में पढ़ेंगे। तो रिएक्शन इंटरमीडिएट कौन कौन से होते हैं, अलग अलग 5-6 प्रकार हैं उनके बारे में पढ़ें। और एग्जाम में याद रखो 2 नंबर का क्वेश्चन इस यूनिट में से, इसमें पार्ट में से 100% आता है, चाहे कोई भी यूनिवर्सिटी का एग्जाम हो। रिएक्शन इंटरमीडिएट में आपको 2 लिखे मिलेंगे, कार्बोकेटाइन कार्बोएनाइन लिखा हुआ आ जाएगा, या कार्बोकेटाइन मुक्त मूलक लिखा हुआ आ जाएगा, या कार्बिन लिखा हुआ आ जाएगा, या नाइट्रीन लिखा हुआ आ जाएगा, या बेंजाइन लिखा हुआ आ जाए, कुछ भी लिखा हुआ आ जाए। 5-6 इंटरमीडिएट है, इनके बारे में आपको कुछ ना कुछ लिखा हुआ मिलेगा। तो आपको क्वेश्चन पक्का मिलेगा। ये आज जो कर रहे हैं ये 2 नंबर का क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% आएगा ये। अब देखो अगला लिखो हेडिंग रिएक्शन इंटरमीडिएट। रिएक्शन इंटरमीडिएट रिएक्शन इंटरमीडिएट। और रिएक्शन इंटरमीडिएट मतलब अभिक्रिया के मध्यवर्ती, अभिक्रिया के मध्यवर्ती या अभिक्रिया मध्यवर्ती बोल दो चाहे आप, रिएक्शन इंटरमीडिएट। और अभिक्रिया के दौरान जब भी कोई भी केमिकल रिएक्शन हो तो वो रिएक्शन एक निश्चित जो है यानी मैकेनिज्म को फॉलो करती है वो। और उस मैकेनिज्म के दौरान बीच में कुछ ऐसी स्पीसीज बनेगी जिसके थ्रू अभिक्रिया होती है, और वो जो स्पीसीज बीच में बनती है उनको बोलते हैं इंटरमीडिएट। तो यहाँ हम पहला पॉइंट क्या लिखेंगे कि रासायनिक अभिक्रियाओं के दौरान, फर्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे कि रासायनिक अभिक्रियाओं के दौरान रासायनिक अभिक्रियाओं के दौरान अभिक्रियाओं के दौरान क्रियाविधि में यानी मैकेनिज्म में, ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन इन मैकेनिज्म, क्रियाविधि में बीच में कुछ स्पीसीज का निर्माण होता है, कुछ स्पीसीज बनती है, बीच में कुछ स्पीसीज बनती है, बीच में कुछ स्पीसीज बनती है जिसके माध्यम से या जिनके माध्यम से, जिनके माध्यम से संपूर्ण अभिक्रिया संपन्न होती है, संपूर्ण अभिक्रिया संपन्न होती है। इन्हें मध्यवर्ती कहा जाता है।
इन्हें मध्यवर्ती कहा जाता है, इनको बोलते हैं इंटरमीडिएट, इन्हें मध्यवर्ती कहा जाता है। और ये बने हुए इंटरमीडिएट जो है ना, ये अलग अलग टाइप के होते हैं। तो अगला पॉइंट क्या लिखोगे, मध्यवर्ती निम्न प्रकार के होते हैं, या मध्यवर्ती के निम्न प्रकार हैं, मध्यवर्ती निम्न प्रकार के हैं। अब कौन कौन से इसके टाइप हैं, उनके एक तो आपको नाम थोड़े याद होने चाहिए। नंबर 1 कार्बोकेटाइन, पहला नाम है कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन। सेकंड दूसरा कार्बोएनाइन, दूसरा कार्बोएनाइन। कार्बोएनाइन। इंग्लिश का नाम हिंदी में लिख रहा हूं मैं। और इस कार्बोएनाइन जो है ना, इसको कार्बेनियन आयन भी बोलते हैं, कार्बेनियन आयन, कार्बेनियन आयन। और इसी प्रकार से थर्ड तीसरा मुक्त मूलक, यानी फ्री रेडिकल, मुक्त मूलक, फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल यानी मुक्त मूलक। चौथा इंटरमीडिएट, 4 नंबर कार्बिन। होता क्या है, कैसे बनता है, ये इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, वो सब पढ़ेंगे इसमें हम, कार्बिन। फिफ्थ है नाइट्रीन, नाइट्रीन। और 6th नंबर है वो है एराइन या एरिन बोलते हैं जिसको, या इसका नाम लिखा मिलेगा आपको बेंजाइन। ये 6 प्रकार के फ्री रेडिकल बनते हैं। इसके अंदर ये 3 मेन इंपॉर्टेंट है, ये स्टार्टिंग वाले 3 जो है ना, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाले। अधिकतर एग्जाम में इन्हीं में इसकी सुनाता है, कार्बोकेटाइन, कार्बोएनाइन या मुक्त मूलक। कार्बोकेटाइन इसको कई बार हिंदी में लिखा मिलेगा आपको कार्बोनियम आयन। क्या लिखा मिलेगा, कार्बोनियम आयन भी लिखा मिलेगा, लेकिन इसको कार्बोनियम आयन कहना सही नहीं है। कारण क्या है, वो आगे इसका हम अलग से डिस्कस करेंगे जब इसके बारे में पढ़ेंगे। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान कोई भी केमिकल रिएक्शन हो, उस केमिकल रिएक्शन के दौरान अभिक्रिया के बीच में कुछ ऐसी स्पीसीज बनती है जिसके थ्रू संपूर्ण अभिक्रिया क्या होती है, संपन्न होती है। और उन स्पीसीज को क्या बोलते हैं हम, मध्यवर्ती या इंटरमीडिएट बोलते हैं। और ये इसके टाइप कितने हैं, ये आपको 6 टाइप याद रखने हैं, टोटल 6। ये इन 6 के बारे में पढ़ना है। अब देखो इन 6 में हमें क्या लिखना है, एग्जाम में आपको उस कॉपी में लिख के आना है। कार्बोकेटाइन के अंदर कार्बोकेटाइन होता क्या है, थोड़ा सा जनरल इंट्रोडक्शन। फिर कार्बोकेटाइन की स्ट्रक्चर, उसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है बनाएंगे अभी इसकी स्ट्रक्चर के बाद। कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी ऑर्डर, और इसकी स्टेबिलिटी का रीजन क्या है, वो रीजन लिखना है। इतना लिखोगे आप, आपका 1.5 पेज भर जाएगा। इसी प्रकार से कार्बोएनाइन लिखोगे, कार्बोएनाइन के अंदर सेम यही कैसे बनता है, बनने के बाद कार्बोएनाइन की स्ट्रक्चर कैसी होती है, स्ट्रक्चर का थोड़ा सा आपको डिस्क्रिप्शन देना है। उसके बाद उसकी स्टेबिलिटी के बारे में थोड़ी सी आपको बतानी है, इसके अंदर 1.5 पेज भर जाएगा। इसी प्रकार सब के अंदर, मुक्त मूलक के अंदर ऐसे चलना है। इसी प्रकार से कार्बिन, नाइट्रीन, बेंजाइन, इस सब के अंदर क्या है, इसी प्रकार से इन्हीं स्टेप को फॉलो करते हुए इन्हीं के बारे में आपको लिखना है। और एग्जाम में आपको ये लिखना है, यही आपसे पूछा जाता है। कार्बोकेटाइन पे शॉर्ट नोट आ जाए, या कार्बोएनाइन पर या मुक्त मूलक पर किसी पे शॉर्ट नोट आ जाए, अभी हम लिखेंगे, आपको सेम एज इट इज उतारना है, 1 नंबर भी आपका नहीं कटना है। तो ये हो गया रिएक्शन इंटरमीडिएट है क्या, अभिक्रिया के मध्यवर्ती क्या होती है। और फर्स्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से, कौन सा, कार्बोकेटाइन से। तो फर्स्ट देखें, पहला नंबर 1, पहला कार्बोकेटाइन। फर्स्ट लिखे हेडिंग कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन, इंग्लिश का नाम हिंदी में लिखा मिलेगा ऐसे, कार्बोकेटाइन, या कई बार इसका नाम कार्बोनियम आयन लिखा मिलता है। अब ये नाम सही क्यों नहीं है, इसको थोड़ा सा हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे बाद में।
अब देखो कार्बोकेटाइन होता क्या है, पहला तो ये। अब कार्बोकेटाइन के अंदर क्या है, पीछे हमने किया कोवलेंट बॉन्ड यानी सहसंयोजक बंध का क्या हुआ था, समास विखंडन हुआ, एक उसका हुआ विषमास, होमोलिटिक और एक हेटेरोलिटिक। तो विषमास विखंडन हुआ ना, तो विषमास विखंडन के दौरान इस तरह से जैसे मान लो कोई एक कोवलेंट बॉन्ड था यूं, कार्बन के साथ कोई स्पीसीज ए जुड़ी हुई है और इसके साथ में यहाँ पर क्या है, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है ये बीच के, क्योंकि कोवलेंट बॉन्ड में एक में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं ऐसे। अब इस कार्बन के ऊपर यूं इधर भी 3 बॉन्ड जुड़े हुए हैं इस तरह से। अब क्या करें, इस सहसंयोजक बंध यानी ये कोवलेंट बॉन्ड है, ये है कोवलेंट बॉन्ड, सहसंयोजक बंध। तो क्या करें, इस सहसंयोजक बंध का क्या करें, विखंडन करें। और ये विखंडन किस प्रकार से हो, अगर विषमास विखंडन हो तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्या है, कोई एक स्पीसीज ले जाए। अब इसके लिए 2 संभावनाएं हैं। अब देखो दोनों इलेक्ट्रॉन कौन लेके जा सकता है, इसके लिए एक संभावना तो ये, एक संभावना इधर, 2 संभावना या इसकी 2 पॉसिबिलिटीज करें। एक में तो क्या करें कि दोनों इलेक्ट्रॉन ले गया ये ए ले गया, और अगर ए दोनों इलेक्ट्रॉन ले गया तो कार्बन पे इलेक्ट्रॉन रहे नहीं, और कार्बन पे इलेक्ट्रॉन रहे नहीं तो सहसंयोजक बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन ए ले गया तो कार्बन पे चार्ज क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया, और ए क्या हो गया, ऐसे नेगेटिव। सेकंड के अंदर पॉसिबिलिटी क्या है, इस तरह से हो कि दोनों इलेक्ट्रॉन कौन ले जाए, ये कार्बन ले जाए, और अगर कार्बन ले जाए तो कार्बन की स्ट्रक्चर ऐसी हो जाएगी यूँ, इसके पे नेगेटिव चार्ज आ गया, साथ में ए क्या बन गया, पॉजिटिव बन गया इस तरह से। अब जिस स्पीसीज में कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज हो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कार्बोकेटाइन। क्या बोलेंगे इसको, इसको बोलेंगे कार्बोकेटाइन या कार्बोनियम आयन जो भी है। और जिस स्पीसीज में कार्बन पर नेगेटिव आयन आ जाए उसको क्या बोलेंगे, कार्बो एनाइन, कार्बो एनाइन कहेंगे इसको, ये कार्बो एनाइन है। जिसमें कार्बन पे चार्ज क्या आ गया, नेगेटिव आ गया, ये कार्बो एनाइन है। तो इसका मतलब कार्बोकेटाइन बने या कार्बो एनाइन बने, वो किससे बनता है, वो सहसंयोजक बंध के विषमास विखंडन से कार्बोकेटाइन और कार्बो एनाइन का निर्माण होता है। तो पहला पॉइंट तो ये लिखेंगे हम कार्बोकेटाइन में, किसका निर्माण, सहसंयोजक बंध के विषमास विखंडन से होता है, जिसके दौरान सहसंयोजक बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन के साथ जुड़ा हुआ कोई परमाणु ले जाता है, जिससे इलेक्ट्रॉन कमी से कार्बन के ऊपर धनावेश उत्पन्न हो जाता है। और जिस स्पीसीज में कार्बन पर धनावेश उपस्थित हो उसको क्या बोलते हैं, कार्बोकेटाइन कहा जाता है। तो अगला इसमें पॉइंट क्या लिखेंगे, कार्बोकेटाइन के अंदर जो आपको लिखना है वो पहला पॉइंट क्या लिखोगे, इनका निर्माण, किनका, कार्बोकेटाइन का। अब देखो इनको हम कार्बोनियम आयन, ये नाम है, देखो ये नाम, इसको हम कार्बोनियम आयन बोल देते हैं कई बार, लेकिन ये नाम सही नहीं है। ये नाम है ना कार्बोनियम आयन, ये नाम सही नहीं है, हम बोल देते हैं जल्दबाजी में कई बार, लेकिन ये करेक्ट नहीं है, सही नहीं है। कारण क्या है कि जिस नाम के अंत में ईएम लगता है ना, इसका मतलब उसे पॉजिटिव चार्ज, कार्बन पॉजिटिव चार्ज सही है, लेकिन कार्बोनियम बोलेंगे ना, ईएम बोलेंगे, उस दौरान ध्यान रखो उस स्पीसीज के ऊपर उसकी वैलेंसी ज़्यादा होती है। जैसे बोलते हैं अमोनियम, तो अमोनिया से, अमोनिया में नाइट्रोजन 3H, अमोनियम में 4H, तो यहाँ पर है एक, इसकी संयोजकता ज़्यादा है, तो इसको बोलते हैं अमोनियम, तो सही है। लेकिन अगर कार्बोकेटाइन में देखें ना तो कार्बन की एक वैलेंसी कम है, यहाँ 3 वैलेंसी है, 3 संयोजकता, इसलिए इसको कार्बोनियम आयन नहीं बोल सकते। कार्बोनियम कम बोलते जब Ha4 की जगह क्या जुड़ जाए, 5 जुड़ जाए और यहाँ प्लस आ जाए, तब होता है, इसको बोलते कार्बोनियम। इसलिए CH3 प्लस आ जाए लिखा हुआ ना, तो इसको हम कार्बोनियम आयन न बोलने की बजाय क्या बोले, इसको मेथिल कार्बोकेटाइन बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं इसको, मेथिल कार्बोकेटाइन बोलना। तो आपको अधिकतर क्या कार्बोकेटाइन इस वर्ड काम में लेना है, जगह जगह हम इसको कार्बोनियम आयन नहीं बोलेंगे, थोड़ा सा ये विवादास्पद स्थिति है, इसलिए ना इसको कार्बोकेटाइन बोलेंगे। तो इनका निर्माण यानी किनका, कार्बोकेटाइन का, इनका निर्माण सहसंयोजक बंध के, सहसंयोजक बंध के, सहसंयोजक बंध के विषमास विखंडन से होता है। हेटेरोलिटिक फिजन विषमास विखंडन से होता है।
किससे होता है? सहसंयोजक बंध के विषमास विखंडन से होता है। तो सहसंयोजक बंध का विषमास विखंडन इस प्रकार से हो कि स्पीसीज जुड़ी हुई है और यहाँ से बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन कौन ले गया? ए ले गया। ए लेते ही कार्बन पे प्लस चार्ज आ गया, ए पे चार्ज क्या आ गया? माइनस। और जिस स्पीसीज में कार्बन प्लस चार्ज उसको क्या बोलते हैं? कार्बोकेटाइन। ये कार्बोकेटाइन है। तो आपको एक पॉइंट ये ध्यान रखना है, इसका निर्माण किससे होता है? सहसंयोजक बंध के विषमास विखंडन से, या कहते कोवलेंट बॉन्ड उसके हिट्रोलिटिक फ्यूजन से क्या होता है? कार्बोकेटाइन का निर्माण होगा। फिर सेकंड पॉइंट क्या है? जब कार्बोकेटाइन बनेगा तो कार्बोकेटाइन में कार्बन के ऊपर 3 बॉन्ड है, तो इसके ऊपर 6 इलेक्ट्रॉन है। तो ये इलेक्ट्रॉन न्यून यानी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंस, इलेक्ट्रॉन न्यून स्पीसीज है ये। तो अगला पॉइंट क्या लिखेंगे? कार्बोकेटाइन एक इलेक्ट्रॉन न्यून स्पीसीज होती है। एक इलेक्ट्रॉन न्यून स्पीसीज है कौन? कार्बोकेटाइन। और इसके अलावा कार्बोकेटाइन में कार्बन पर 3 सहसंयोजक बंध बचते हैं। तो कार्बन पर 3 सहसंयोजक बंध के कारण इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। 6 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, जिससे यह एक, यानी इसका अष्टक अपूर्ण ऑक्टेट पूरा नहीं है, जिससे यह एक इलेक्ट्रॉन न्यून स्पीसीज है। क्या है कि ये एक इलेक्ट्रॉन न्यून यानी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंस स्पीसीज है कौन? कार्बोकेटाइन। तो कार्बोकेटाइन है क्या? किससे बनता है? कितने इलेक्ट्रॉन है? इलेक्ट्रॉन न्यून यानी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंस स्पीसीज है, ये इलेक्ट्रॉन न्यून स्पीसीज है। एक तो ये हो गया। उसके बाद कार्बोकेटाइन जो है, इस कार्बोकेटाइन की स्ट्रक्चर कैसे होती है? तो अगला पॉइंटिंग लिखो आप, स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन की संरचना। अगला लिखो हेडिंग, स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन की संरचना। अब देखो कार्बोकेटाइन की संरचना में इसके ऊपर 3 तो सहसंयोजक बंध है ही, इस तरह से कार्बन, और इसके ऊपर 3 सहसंयोजक बंध है इस तरह से। और इस कार्बन के पास एक पीजेड ऑर्बिटल रह गया, जो कि क्या है? प्लस होने के कारण क्या खाली है ये, इस तरह से। तो ये क्या है? रिक्त पीजेड ऑर्बिटल है, ये रिक्त पीजेड ऑर्बिटल, पीजेड कक्षक है ये। और इनके बीच का एंगल कितना? ये 120, 120 डिग्री होता है ये। तो 6 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब एक तो इसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन यानी संकरण। तो कार्बोकेटाइन में संकरण, कार्बन पर संकरण कौन सा होता है? वो लिखना आपको sp2, क्योंकि 3 बंध बन रहे हैं ना, 1 2 3 बन रहे हैं कोवलेंट बॉन्ड, 3 बनेंगे तो एक S 2 P, टोटल 3 हो गए, तो sp2 संकरण होता है। संरचना इसकी कैसी होती है? और sp2 संकरण में संरचना समतल त्रिकोणीय, देखो व्हाइट वाले ये 3 बंध बन रहे हैं, तो ये समतल त्रिकोणीय रूप से यानी प्लेनर ट्राइंगुलर रूप से रहता है ये। तो समतल त्रिकोणीय, समतल त्रिकोणीय संरचना। समतल त्रिकोणीय संरचना, या इसको बोलते हैं प्लेनर ट्राइंगुलर, प्लेनर ट्राइंगुलर स्ट्रक्चर है। बॉन्ड एंगल कितना है इसका?
120 डिग्री होता है। बॉन्ड एंगल कितना है? 120 डिग्री है। तो 120 डिग्री पर 3 बंद कोण जुड़े हुए हैं और पीजेड क्या है? रिक्त है। और रिक्त होने के कारण क्या है? अब 3 बंद जो है ना, कोवलेंट बॉन्ड 3 है, 1 2 3, सब इलेक्ट्रॉन डबल डबल है, इसलिए कोई भी इलेक्ट्रॉन इसके पास सिंगल नहीं। तो इसकी नेचर क्या होती है? डायामैग्नेटिक, यानी प्रतिचुंबकीय इसकी प्रकृति होती है। तो प्रतिचुंबकीय यानी डायामैग्नेटिक, प्रतिचुंबकीय या बोलते हैं डायामैग्नेटिक प्रकृति का होता है। प्रतिचुंबकीय प्रकृति का होता है। कौन? कार्बोकेटाइन। तो इसकी स्ट्रक्चर में आपको स्ट्रक्चर बनानी है और इस स्ट्रक्चर के बारे में आपको ये मेन आपको 5-4 पॉइंट लिखने हैं। किसमें? कार्बोकेटाइन की स्ट्रक्चर में। तो ये स्ट्रक्चर होगी। इसके बाद कार्बोकेटाइन जो है ना, इसकी स्टेबिलिटी कैसी होगी, स्थायित्व कैसा होगा? अब आपको पता है कार्बोकेटाइन में केवल 6 इलेक्ट्रॉन है, 3 बंद है और 6 इलेक्ट्रॉन होने के कारण इलेक्ट्रॉन न्यून स्पीसीज है। तो इसके पास अगर ऐसे कोई ग्रुप जोड़ दिए जाए जो इसको इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप हो, क्या हो? इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप हो, और जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इसके पास आएंगे तो इसकी इलेक्ट्रॉन न्यूनता है ना, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी, वो कम होती चली जाएगी। और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी कम होगी तो स्थायित्व क्या होगा? बढ़ेगा। इसलिए इलेक्ट्रॉन देने वाली अगर कोई ग्रुप जोड़ेंगे ना तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी क्या होती है? बढ़ती है। तो अगला हम पॉइंट क्या लिखेंगे इसमें? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन का स्थायित्व है। अगला लिखो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन या बोल दें कार्बोकेटाइन का स्थायित्व है, कार्बोकेटाइन का स्थायित्व है। और स्थायित्व में फिर आपको 2 लाइनें लिखनी है वापस, वही कौन सी जो अभी आपने बोली है, कौन सी? वही कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन एक इलेक्ट्रॉन न्यून, इलेक्ट्रॉन न्यून स्पीसीज होती है, यानी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है। अतः इसके साथ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन देने वाले समूह, इसके साथ इलेक्ट्रॉन देने वाले समूह जुड़ने के साथ साथ समूह जुड़ने के साथ साथ इनकी इलेक्ट्रॉन न्यूनता कम होती जाती है, कम होती जाती है, जिससे स्थायित्व बढ़ता है, जिससे स्थायित्व बढ़ता है, जिससे स्थायित्व बढ़ता है। इसकी स्टेबिलिटी धीरे धीरे क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। कैसे? इलेक्ट्रॉन देने वाले समूह, और इलेक्ट्रॉन देने वाला समूह क्या लिखे? प्लस आई प्रभाव वाले, प्लस आई प्रभाव वाले समूह जुड़ने के साथ साथ इनका स्थायित्व बढ़ता है, इनका स्थायित्व बढ़ता है। इनकी स्टेबिलिटी क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। प्लस आई प्रभाव वाला समूह, और प्लस आई प्रभाव वाले समूह कौन से होते हैं? एल्किल समूह। कौन सा ग्रुप है? एल्किल समूह या एल्काइल बोलते हैं इंग्लिश में, एल्काइल समूह। अब आपके पास कार्बोकेटाइन जो है,
वो कार्बोकेटाइन जो है उस कार्बोकेटाइन वाले कार्बन प्लस वाले कार्बन पर कितने एल्किल समूह जुड़े हैं उसकी संख्या के आधार पे कार्बोकेटाइन को हम 3 प्रकार में डिवाइड करते हैं। तो एक पॉइंट ये लिखना है कि धनावेशित कार्बन पर उपस्थित एल्किल समूह की संख्या के आधार पर कार्बोकेटाइन को निम्न 3 प्रकार में बांटा जाता है। निम्न 3 प्रकार में बांटा जाता है। अब 3 टाइप कौन से हैं? एक को क्या बोलते हैं? प्राथमिक कार्बोकेटाइन या बोलते हैं प्राइमरी कार्बोकेटाइन। प्राथमिक कार्बोकेटाइन बोलते हैं या बोलते हैं प्राइमरी, जिसको लिखते हैं 1 डिग्री। एक होता है उसको बोलते हैं सेकेंडरी कार्बोकेटाइन या इसको बोलते हैं द्वितीय कार्बोकेटाइन, या बोलेंगे सेकेंडरी कार्बोकेटाइन, इसको लिखेंगे 2 डिग्री। और एक थर्ड कौन सा है? तृतीय कार्बोकेटाइन या बोलेंगे इसको टर्सरी, तृतीय कार्बोकेटाइन, और इसको लिखेंगे 3 डिग्री या लिखेंगे इसको तृतीय कार्बोकेटाइन। तो कार्बोकेटाइन के 3 टाइप है यहाँ। तो प्लस आई प्रभाव समूह जोड़ेंगे तो इसका स्थायित्व बढ़ेगा। और धनावेशित कार्बन प्लस वाला कार्बन जो है ना, पीछे लिखा है देखो, प्लस वाला कार्बन जो है ये प्लस वाला कार्बन, ये प्लस वाला कार्बन, और प्लस वाला कार्बन जो है इसके ऊपर कितने एल्किल समूह एक यहाँ जोड़ दें? एक है, एक ऐसे। तो एल्किल समूह अगर एक जोड़ा होना यहाँ तो प्राइमरी कहलाएगा, 2 जोड़ दें तो द्वितीय कार्बोकेटाइन, तीनों जुड़ जाए एल्किल समूह तो क्या कहलाएगा? वो तृतीय कार्बोकेटाइन या इसको बोलेंगे टर्सरी कार्बोकेटाइन, इसको कहा जाता है। और ये इसके 3 प्रकार है। अब जो जो एल्किल समूह जुड़ते जाएंगे ना, वैसे वैसे इनका स्थायित्व क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। इसलिए अगर ऐसे लिख दें, यूँ लिख दिया मैंने CH3 CH2 प्लस, एक लिख दिया मैंने ये CH3 CH प्लस, एक लिख दिया मैंने ये CH3 और यहाँ लिख दिया C प्लस। तो यहाँ तो एक एल्किल समूह जोड़ा है ना, ये कौन सा कहलाएगा? प्राथमिक कार्बोकेटाइन। यहाँ जुड़े 2 एल्किल समूह, एल्काइल समूह 2 है तो ये द्वितीय कार्बोकेटाइन, और यहाँ जुड़े 1 2 3 तो ये कहलाएगा तृतीय कार्बोकेटाइन। और आपको पता है अगर हम 1 से 3 की तरफ चलें, इधर इस साइड में जाओगे ना, इधर चलने के साथ साथ क्या हो रहा है? एल्किल समूह की संख्या क्या हो रही है? बढ़ती जा रही है। एल्किल समूह की संख्या, एल्किल समूह की संख्या क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है। और जो जो एल्किल समूह की संख्या बढ़ेगी ना, वैसे वैसे प्लस आई प्रभाव का मान ये भी क्या होता जाएगा? इंक्रीज। तो इधर प्लस आई प्रभाव बढ़ रहा है, इंक्रीज होगा। और जो जो प्लस आई प्रभाव बढ़ेगा वैसे वैसे स्थायित्व भी क्या होगा? बढ़ेगा। तो स्थायित्व है कार्बोकेटाइन के लिए प्लस आई प्रभाव के डायरेक्टली क्या होता है? प्रोपोर्शनल। तो स्थायित्व भी क्या होगा? इंक्रीज। इसका मतलब सबसे अधिक स्थायी कौन सा होगा? 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, उससे कम 2 डिग्री, उससे कम 1 डिग्री। तो स्थायित्व यानी स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या हो जाएगा? स्थायित्व क्रम, स्थायित्व क्रम बोल दें या बोल दें स्टेबिलिटी ऑर्डर बोल दें। ये क्या हो जाएगा? 3 डिग्री, 2 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री, और उससे और अधिक लें तो मिथाइल या मेथिल कार्बोकेटाइन सबसे कम। तो इनमें स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या हो गया? 3 2 1। तो सबसे अधिक स्थायी है टर्सरी कार्बोकेटाइन, और सबसे कम कौन सा है? मिथाइल कार्बोकेटाइन होता है। इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर यानी स्थायित्व
क्रम है। अब ये स्थायित्व क्रम, इसको कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, यानी इसके स्थायित्व को हम किससे समझा सकते हैं। तो इसके स्थायित्व को समझाने के लिए एक तो हम काम में ले सकते हैं प्लस आई प्रभाव या इंडक्टिव इफेक्ट या प्रेरणिक प्रभाव से हम बता सकते हैं। एक अलग से हम पॉइंट लेंगे, उसको बोलेंगे हम हाइपर कॉन्जुगेशन, या कहते हैं अति संयुग्मन से हम कार्बोकटाइन के स्थायित्व को समझा सकते हैं। तो अगला पॉइंट इसमें लिखेंगे आप इसी के नीचे, अगला क्या लिखेंगे, कार्बोकटाइन के स्थायित्व को कार्बोकटाइन के स्थायित्व को निम्न कारकों से समझा सकते हैं। निम्न कारकों से समझा सकते हैं। तो इन कारकों से समझा सकते हो आप। और कारक कौन से हैं, देखो कारक के अंदर नंबर 1 प्रेरणिक प्रभाव, प्रेरणिक प्रभाव या इसको बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। क्या बोलेंगे इसको, इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट, प्रेरणिक प्रभाव। और इसमें 2 प्रकार के होते हैं, प्लस आई प्रभाव और माइनस आई प्रभाव। तो 2 प्रकार के, प्लस आई और माइनस आई। प्लस आई मतलब इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप वो प्लस आई, और इलेक्ट्रॉन लेने वाले क्या वो माइनस आई। और कार्बोकटाइन पर हमें इलेक्ट्रॉन देने हैं तब स्टेबिलिटी बढ़ेगी, इसलिए इलेक्ट्रॉन देने यानी प्लस आई प्रभाव बढ़ेगा तो स्थायित्व क्या होता है, बढ़ता है। इसको आप बता सकते हो टर्सरी, सेकेंडरी और प्राइमरी, अभी पीछे लिखा हमने। तो एक लाइन क्या लिख दो इसमें, प्लस आई प्रभाव, एक लाइन लिख दो बस, प्लस आई प्रभाव बढ़ने के साथ साथ, बढ़ने के साथ साथ कार्बोकटाइन का स्थायित्व बढ़ता है। कार्बोकटाइन का स्थायित्व बढ़ता है। कार्बोकटाइन का स्थायित्व बढ़ता है। अतः इनमें स्थायित्व क्रम तो प्लस आई के अकॉर्डिंग है। क्या होगा, 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, इसके बाद मिथाइल कार्बोकटाइन। और आपको पता है इधर चल रहे हैं तो प्लस आई प्रभाव घट रहा है, डिक्रीज, और प्लस आई प्रभाव डिक्रीज हुआ तो स्टेबिलिटी भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो स्थायित्व भी क्या हो रहा है, डिक्रीज होता चला जा रहा है इस तरह से। तो एक तो हम बता सकते हैं प्रेरणिक प्रभाव यानी इंडक्टिव इफेक्ट से बता सकते हो आप कि कार्बोकटाइन अधिक स्थायी, 3 डिग्री की ज़्यादा स्थायी क्यों है, सबसे कम स्थायी यानी मिथाइल कार्बोकटाइन क्यों, इसका कारण क्या है। तो इसका कारण एक तो आप बता सकते हो, आप प्रेरणिक प्रभाव से बता सकते हो। उसके बाद समझाने का दूसरा एक पॉइंट है इसका, और वो पॉइंट कौन सा है, वो है सेकंड हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन जिसको बोलते हैं अति संयुग्मन। क्या बोलेंगे इसको, इसको बोलेंगे अति संयुग्मन यानी हाइपर कॉन्जुगेशन। और कई बार एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन इस पे भी आता है, शॉर्ट नोट, कि अति संयुग्मन को समझाइए, या कहते हैं कार्बोकटाइन में अति संयुग्मन को समझाइए, या डायरेक्ट आ जाए हाइपर कॉन्जुगेशन क्या है इसको बताओ, 2 नंबर में आ जाए, तब इसके अंदर आप ये लिख सकते हो। अब अति संयुग्मन हाइपर कॉन्जुगेशन है क्या, अब देखो इसमें क्या क्या है, इसके स्ट्रक्चर बनाएंगे तब आपके समझ में आएगा। इसमें थोड़ा सा थ्योरी वाले पॉइंट में 1-2 हमें पॉइंट लिखने हैं। पहला पॉइंट तो क्या है, इसे बॉन्डलेस रेजोनेंस, इसको बंध रहित अनुनाद कहते हैं। इसके दौरान इस अनुनादी संरचना में रेजोनेंस के अंदर क्या है, बॉन्ड नहीं बनता, बॉन्ड टूट जाता है, तो इसको क्या बोलते हैं, बॉन्डलेस रेजोनेंस, या इसे बंध रहित अनुनाद कहा जाता है। इसका सबसे मेन पॉइंट है ये इसका, इसे बंध रहित अनुनाद कहा जाता है, अनुनाद
कहा जाता है। और जिस कार्बोकेटाइन में जितना अधिक हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, जितना अधिक अतिसुगमन होगा, उतना अधिक क्या होगा, वो स्थायी होगा। तो अगला पॉइंट क्या लिखेंगे, कार्बोकेटाइन में अतिसुगमन यानी हाइपर कॉन्जुगेशन, अतिसुगमन बढ़ने के साथ साथ इनका स्थायित्व भी बढ़ता है, इनका स्थायित्व भी बढ़ता है। और फिर याद रखना है, जिस कार्बोकेटाइन में बीटा हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा होगी ना, जिस कार्बोकेटाइन में बीटा हाइड्रोजन जितने ज़्यादा हो, उसमें उतना अधिक क्या होगा, अतिसुगमन, और उसका स्थायित्व उतना क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो अगला एक पॉइंट क्या लिखेंगे, अगला कि कार्बोकेटाइन में बीटा हाइड्रोजन की संख्या बढ़ने के साथ अतिसुगमन बढ़ता है। अतिसुगमन बढ़ता है, जिससे स्थायित्व भी बढ़ता है, जिससे स्थायित्व भी बढ़ता है। जिससे स्थायित्व भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, बढ़ेगा। इसका मतलब आप इसको यूं लिख सकते हो कि बीटा हाइड्रोजन की संख्या, नंबर ऑफ बीटा हाइड्रोजन की संख्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइपर कॉन्जुगेशन यानी अतिसुगमन के समानुपाती। बीटा हाइड्रोजन बढ़ेंगे, अतिसुगमन बढ़ेगा, और अतिसुगमन बढ़ेगा तो कार्बोकेटाइन का स्थायित्व भी क्या होगा, बढ़ेगा। कार्बोकेटाइन का स्थायित्व तो यानी बढ़ेगा। अब देखो ये चीज़ें है क्या, अभी समझ में आ जाएगी आपकी पूरी, थोड़ा थ्योरी वाला पार्ट है ये, आगे स्ट्रक्चर बनाएंगे तब ध्यान में आएगा आपकी। तो बीटा हाइड्रोजन की संख्या बढ़ेगी तो हाइपर कॉन्जुगेशन बढ़ेगा, हाइपर कॉन्जुगेशन बढ़ेगा तो कार्बोकेटाइन का स्थायित्व भी क्या होगा, बढ़ेगा। इसको आप यूँ कह सकते हो कि जैसे यूँ लिख दिया मैंने कि CH3 CH2 प्लस, ये है 1 डिग्री या 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। इसको फिर आगे लिख दिया 2 डिग्री CH3 CH ये प्लस, इसको बोल दिया 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। फिर लिख दिया आगे हमने 3 डिग्री, और 3 डिग्री में 3 CH3 जोड़ दिए प्लस ये क्या है 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। अब देखो ये ध्यान रखो, आप ये याद रखो, आगे भी आपके बार बार काम में आएंगे। क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ कार्बन जो होता है ना, वो होता है अल्फा कार्बन, और क्रियात्मक समूह के आगे वाला कार्बन होता है वो होता है बीटा कार्बन, जस्ट आगे वाला कार्बन बीटा कार्बन। इसी प्रकार से कार्बोकेटाइन और कार्बोएनाइन के अंदर है, और इसके अंदर है क्या कि कार्बोकेटाइन और कार्बोएनाइन में जिस कार्बन प्लस या कार्बन पे माइनस चार्ज हो कार्बोएनाइन में, कार्बोकेटाइन में प्लस चार्ज है कार्बन पे, तो कार्बन पे अगर प्लस चार्ज है उसके जस्ट आगे जुड़ा हुआ कार्बन कहलाएगा बीटा कार्बन, प्लस वाला कार्बन कहलाएगा अल्फा कार्बन। तो अब देखो ऐसे, ये तो है अल्फा कार्बन और ये क्या है बीटा कार्बन। तो यहाँ कितने बीटा हाइड्रोजन है, बीटा हाइड्रोजन की संख्या कितनी है यहाँ, बीटा कार्बन पर उपस्थित हाइड्रोजन, बीटा हाइड्रोजन तो 3 है, ये 3। यहाँ देखे ना इसमें ये अल्फा, अब बीटा इसमें क्या हो गए 2 हो गए ना, एक CH3 वाला ये
और ये बीटा हो गया। अब इसमें बीटा कितने हो गए, 3 और 3 6, तो यहाँ बीटा हाइड्रोजन कितनी है, 6 है। यहाँ देखें ना, तो ये अल्फा कार्बन, फिर बीटा कार्बन 3 हो गए, 1, ये भी बीटा 2, ये भी बीटा 3, 3 बीटा हो गए। यहाँ 3 दूनी 6, 3 3 9, तो बीटा हाइड्रोजन कितने हो गए, 9 हो गए। और 9 हो गए तो जिसमें बीटा हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा उसमें हाइपर कॉन्जुगेशन भी ज़्यादा, और जिसमें अतिसयुग्मन ज़्यादा उस कार्बोकेटाइन का स्थायित्व भी क्या है, ज़्यादा। तो सबसे अधिक किसमें होगा अतिसयुग्मन, 3 डिग्री वाले में, जिसमें सबसे अधिक बीटा हाइड्रोजन है, इसलिए सबसे अधिक स्थायी है। अब देखो अतिसयुग्मन बॉन्ड लेंड या बॉन्ड रहित, बॉन्डलेस रेजोनेंस यानी बंध रहित अनुनाद है। कार्बोकेटाइन में अतिसयुग्मन बढ़ेगा, स्थायित्व बढ़ेगा, बीटा हाइड्रोजन बढ़ेंगे तो अतिसयुग्मन बढ़ेगा तो स्थायित्व भी क्या होगा, बढ़ेगा। अब देखो है क्या ये, अगर मैं यूँ कह दूँ हाइपर कॉन्जुगेशन में होता क्या है कि जैसे ऐसे लिख दिया मैंने इस तरह से कि आपके पास ये है प्राथमिक कार्बोकेटाइन, ये आपके पास प्राथमिक कार्बोकेटाइन है, ये प्लस, ये क्या है प्राथमिक कार्बोकेटाइन। अब प्राथमिक कार्बोकेटाइन में क्या हो, ये जो है ना बीटा वाले एच है वो अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ दे कर क्या करे, यहाँ पर क्या कर ले, बॉन्डिंग कर ले, बंध बना ले यूं, और बंध बनते ही ये एच ए वाले इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, और निकल जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसका स्थायित्व है, या कह दें ये यहाँ लटक जाएगा ऐसे। इसको देखें तो क्या हुआ कि ये इस तरह से इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए, यहाँ तक अगली स्ट्रक्चर ये बन गई ऐसे, और अगले स्ट्रक्चर के अंदर इसको यूं बढ़ा दूं मैं कि H फिर C फिर H, फिर यहाँ पर क्या हो गया CH2। अब ये प्लस चार्ज खत्म हो गया, यहाँ पर बॉन्ड क्या हो गया, ये डबल हो गया। अब ये H इस तरह से, अब इस H वाले इलेक्ट्रॉन चले गए बेचारे वाले, इस पे चार्ज क्या आ गया, प्लस। अब ये प्लस हुआ ना, तो यहाँ 1 2 3 तीनों H बिल्कुल सेम है, क्या करेंगे तीनों, क्या करेंगे कंटिन्यू लगातार क्या करेंगे, ऐसे इलेक्ट्रॉन निकालते चले जाएंगे। तीनों पे एक बार H प्लस चार्ज आएगा, तो अगले पे करें ना ऐसे, तो अगले प्लस कैसे आएगा, इस तरह से, ये बॉन्ड यहाँ आ जाए और यहाँ तई अगली स्ट्रक्चर यूँ बन गई ऐसे, इस तरह से बना दे H फिर C, ये बॉन्ड बन गया, फिर ये बॉन्ड बन गया, डबल बॉन्ड, CH2 प्लस यहाँ, अब की बार यहाँ आ गया। इसके बाद इस प्लस को और आगे ले जाएं, और आगे ले जाओगे तो अब की बार इसने यहाँ इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो अगली स्ट्रक्चर ये बन गई, नीचे बना दूँ यूँ ऐसे, और अगली स्ट्रक्चर में हुआ क्या, इस तरह से H यहाँ बॉन्डिंग हो गई, ये बंद है ही, ये H प्लस लटक गया ऐसे, डबल बॉन्ड, फिर यहाँ पर क्या हो गया, ये CH2। इसकी फिर आगे वाली संरचना और बनाए तो ये वापस क्या करें, ये वापस इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाए, और वापस यहाँ आते वापस क्या बन जाएगी, ये वाली स्ट्रक्चर। तो इसकी कितनी बन गई ऐसे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और क्या बन गई, फोर्थ। इसकी 4 ऐसे अनुनादी संरचना बन गई। एक प्रकार से अनुनाद ही है ये, लेकिन इस अनुनाद में बॉन्ड टूट गया, इसको बंध रहित अनुनाद बोलते हैं। तो इस अनुनाद के अंदर क्या हुआ, अगर आपके पास बीटा हाइड्रोजन 3 है ना, 3, तो संरचनाएं बनी 4, ऐसे 4 बन गई। और अगर आपके पास बीटा हाइड्रोजन 3 की जगह 6 हो जाए तो स्ट्रक्चर क्या बन जाएगी, 7 बन जाएगी। अगर आपके पास बीटा हाइड्रोजन कितने हो जाए, 9 हो जाए, स्ट्रक्चर क्या बनेगी, ऐसे कितनी बन जाएगी, 10 बन जाएगी। इसलिए प्राइमरी कार्बोकेटाइन है उसमें स्ट्रक्चर 4 बनी है, 4 स्ट्रक्चर बनती है। प्राइमरी के अंदर कितनी बनी है, प्राइमरी कार्बोकेटाइन में बनी है 4 अनुनादी संरचनाएं बनती है। सेकेंडरी में कितने बीटा हाइड्रोजन है, 6, 2 CH3 है, 6 तो 7 स्ट्रक्चर बनती है। और टर्सरी के अंदर है कितने हैं, 9 है तो 10 ऐसी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनती है। इसको आप बना लोगे, मैंने बना दिया एक, तो बाकी आप सेकेंडरी का बना सकते हो और टर्सरी का आप खुद बना सकते हो। ऐसे एक बार और देखो, सेकेंडरी का बना के दिखाता हूँ, उसके बाद आप टर्सरी अपने आप हिसाब से बना लेना। आप अब देखो यूँ है, ये सेकेंडरी। सेकेंडरी में क्या करें, पहले तो एक CH3 वाले H को हटाना है, ठीक है ना।
एक CH3 वाले H को हटाना है, यही तो है ये प्लस वाला कार्बन है ना, ऐसे करो इसको, तो CH प्लस, यही तो है ये। अब अगले स्ट्रक्चर में क्या हो, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ दे दे, यहाँ तो ये अगली स्ट्रक्चर ये बन जाएगी ऐसे, ये तो CH3 अलग कर दो एक बार, है ना। अब यहाँ CH, इसके ऊपर एक कार्बन, यहाँ एक H प्लस हो गया, फिर इसके 2 H। अब 3 बार तो स्ट्रक्चर इनकी बनेगी, यहाँ डबल बॉन्ड हो गया इस तरह से, तो 3 बार तो इनकी स्ट्रक्चर बनानी है आपको, प्लस यहाँ H, फिर यहाँ डबल बॉन्ड CH, फिर CH3, है ना। फिर आगे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाए, यहाँ तो ये वाला प्लस हो जाएगा अब, और ये वाला प्लस हो जाएगा, तो इस तरह से ये प्लस हो गया, फिर यहाँ डबल बॉन्ड CH, और ये क्या हो गया CH3। फिर वापस ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाए तो इधर वाले इलेक्ट्रॉन तोड़ के बंद बना लेगा यूँ, तो इसको यूँ लिख दूँ CH H H, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ बंद बना ले तो ये यहाँ आ जाएंगे। अब इधर वाले स्टार्ट हो गए, इधर वाले स्टार्ट होंगे तो ऐसे लिख देंगे H C। अब इसको तो मिला के लिख दूँ मैं एक साथ, कोई अलग अलग लिखने की आवश्यकता नहीं है, ये 3 के हमने 3 बना दिए स्ट्रक्चर, ठीक है ना। उसके बाद CH, फिर इनकी स्टार्ट होगी डबल बॉन्ड, फिर CH और H, और ये H प्लस। अब इसकी भी 3 बनेंगे ऐसे, और बनाओ आगे इस तरह से कि CH3, फिर CH, फिर डबल बॉन्ड C, ये H, ये H, ये H प्लस हो गया। इसी तरह से इधर वाले की एक बना के देखनी थी हमें, इस तरह से H प्लस C H H डबल बॉन्ड CH CH3। वापस ये यहाँ आए तो वापस ये वाली स्ट्रक्चर बन जाएगी। इस तरह से क्या हुआ, फर्स्ट है, सेकंड ऐसे, थर्ड ऐसे, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवंथ, 7 स्ट्रक्चर बन गई ऐसे। तो अगर 6 हाइड्रोजन है बीटा हाइड्रोजन तो 7 स्ट्रक्चर बन गई, और अगर ऐसे 9 बीटा हाइड्रोजन हो तो कितनी बनेगी, 10 रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनेगी, जिनको बोलते हैं अति युग्मन वाली संरचनाएं 10 बन जाएगी। और जितनी ज़्यादा संरचनाएं बनेगी, आपको पता है अनुनाद बढ़ेगा स्थायित्व क्या होता है, बढ़ता है। तो अनुनाद बढ़ने के साथ साथ स्थायित्व बढ़ता है, इसलिए 3 डिग्री कार्बोकेटाइन सबसे अधिक स्थायी, उससे कम 2 डिग्री, उससे कम क्या होता है यानी 1 डिग्री, या प्राथमिक कार्बोकेटाइन सबसे कम क्या होता है, स्थायी होता है। ये तो क्या है, कार्बोकेटाइन के बारे में पढ़ा हमने कि कार्बोकेटाइन है क्या, किस प्रकार से कार्बोकेटाइन का निर्माण हुआ, उसके बाद कार्बोकेटाइन की स्ट्रक्चर क्या है और इसकी स्टेबिलिटी को आप कैसे बता सकते हो। यहाँ तक हमारा कार्बोकेटाइन वाला पार्ट क्या हो गया, पूरा हो गया, ठीक है ना। तो एक बार जर्नल इसको दोबारा एक बार आप और इसको देख लो किस तरह से। देखो कार्बोकेटाइन, कोवलेंट बॉन्ड है उस टूटा, विश्वास विखंडन, कार्बोकेटाइन बना, कार्बोएनाइन बना। फिर अगले में क्या हुआ, कार्बोकेटाइन सहसंयोजक बंध के विश्वास विखंडन से होता है, इलेक्ट्रॉन न्यून स्पीसीज है ना। एक इसके पास क्या इलेक्ट्रॉन का षटक है यानी 6 इलेक्ट्रॉन ही है, इसलिए क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश करता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप जुड़ेंगे तो इनका स्थायित्व क्या होता है, बढ़ता है। फिर आगे देखो इसकी स्ट्रक्चर देखिए, स्ट्रक्चर में 3 बंद है, चौथा टूट गया तो ये पीजेड रिक्त ऑर्बिटल है, प्लस चार्ज है, 120 डिग्री है, तो संकर्ण 100, संकर्ण कौन सा है, sp2 है, संरचना समतल त्रिकोणीय है, बॉन्ड एंगल 120 का हो गया, और इसकी प्रतिचुंबकीय यानी डायमैग्नेटिक की उसकी क्या होगी, नेचर होगी। उसके बाद फिर हमने इसकी स्टेबिलिटी को हमने डिफाइन किया है, किस प्रकार से स्टेबिलिटी बढ़ेगी, कैसे कब बढ़ेगी, जो इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप जोड़ेंगे। इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप कौन से हैं, आई प्रभाव वाले, आई वाले कौन से हैं, प्लस आई वाले, प्लस आई वाले बढ़ेंगे, स्टेबिलिटी बढ़ेगी। और दूसरा क्या है, हाइपर कॉन्जुगेशन, अब स्टेबिलिटी बढ़ेगी और एल्किल समूह जुड़ेंगे, उसके आधार पे 3 है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक कार्बोकेटाइन, और जो प्लस आई बढ़ रहा है वैसे वैसे स्टेबिलिटी बढ़ रही है, वैसे वैसे क्या है, स्थायित्व बढ़ रहा है। और फिर आगे हमने हाइपर कॉन्जुगेशन से किया है, अतियुग्मन के द्वारा हमने समझाया इसको किस प्रकार से, देखो प्रेरणिक प्रभाव से। उसके बाद हाइपर कॉन्जुगेशन अतियुग्मन है क्या,
इस प्रकार से बीटा हाइड्रोजन होंगे और वो क्या करेंगे, इस प्रकार से अनुनाद में भाग लेंगे, उनको बोलते हैं हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर है। प्राथमिक में 3 बीटा हाइड्रोजन है तो 4 स्ट्रक्चर बनेगी, द्वितीयक में 6 बीटा हाइड्रोजन है 7 स्ट्रक्चर बनेगी, तृतीयक में क्या है 9 बीटा हाइड्रोजन है तो 10 स्ट्रक्चर बनती है। जितनी अधिक स्ट्रक्चर बनेगी उतना अधिक क्या है उसका स्थायित्व है बढ़ता जाएगा। तो ये है कार्बोकेटाइन। यहाँ तक इतनी बातें आपको कार्बोकेटाइन में लिखनी है, बिल्कुल शॉर्ट नोट बना लो, आराम से जो लिखा है बोर्ड पर वो लिख लो, शॉर्ट एंड स्वीट। और ये लिखना आपको एग्जाम में, इससे बाहर कुछ नहीं लिखना। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर आएगा तब भी आपके काम आएगा ये चीज़ें, जो चीज़ें आपको याद होनी चाहिए सब बता दी मैंने। इतना ये कार्बोकेटाइन वाला है आपके, हो गया ये। इसके बाद देखो कार्बोकेटाइन के बाद सेकंड जो है मध्यवर्ती, उसका नाम क्या है, कार्बोएनाइन। सेकंड लिखो कार्बोएनाइन, कार्बोएनाइन। सेकंड लिखो कार्बोएनाइन। या कार्बेनियनाइन बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, कार्बेनियनाइन। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, कार्बेनियनाइन। अब पीछे लिखा हमने कि सहसंयोजक बंध का विखंडन हुआ ना, तो विश्वास विखंडन हुआ तब कार्बोकेटाइन बना और कार्बोएनाइन बना। तो आप पहला पॉइंट क्या लिखोगे कि सहसंयोजक बंध के विश्वास विखंडन से इसका निर्माण होता है। तो अगला पहला पॉइंट क्या लिखोगे, कार्बोएनाइन का निर्माण, कार्बोएनाइन का निर्माण, का निर्माण सहसंयोजक बंध के, सहसंयोजक बंध के यानी कोवलेंट बॉन्ड के विषमास विखंडन से होता है। विषमास विखंडन से होता है, यानी हिट्रोलिटिक फिजन होगा, उसके दौरान क्या है कार्बोएनाइन का निर्माण होगा कि जैसे ये है कार्बन, इस पर ये ग्रुप जुड़े हैं, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन हैं, क्या करें इसका विषमास विखंडन, तो दोनों इलेक्ट्रॉन कौन ले जाएं, कार्बन ले जाएं। तो जुड़ा हुआ समूह है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी विद्युत ऋणता का मान कार्बन से क्या है, कम है, इसलिए कार्बन इलेक्ट्रॉन ले गया, और ले गया कार्बन इलेक्ट्रॉन तो अगली स्ट्रक्चर यूँ बन गई ऐसे, और ये बनाओगे तो ऐसे इस तरह से सी। अब सी पे चार्ज क्या आ गया माइनस, और ए क्या हो गया प्लस। अब ये चार्ज आ गया ना, ये माइनस वाला चार्ज माइनस आ गया, इसको क्या बोलेंगे कार्बोएनाइन। ये है कार्बोएनाइन। और कार्बोएनाइन के पास क्या है, देखो अब इसका अष्टक पूरा है, 1 2 2 4 2 6 और माइनस वाले 2 इलेक्ट्रॉन, कितने इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन, अष्टक पूरा इसका। इसलिए इसकी स्ट्रक्चर करेंगे ना तो स्ट्रक्चर में थोड़ा सा अंतर आ जाएगा। अब देखो यहाँ कैसे आएगा, अगला हेडिंग क्या लिखोगे आप, कार्बोएनाइन की संरचना। अगला लिखो हेडिंग कार्बोएनाइन की संरचना, स्ट्रक्चर, कार्बोएनाइन की संरचना या स्ट्रक्चर। और स्ट्रक्चर के अंदर क्या है, इस तरह से कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है ना, तो नेगेटिव चार्ज मतलब 1 2 इलेक्ट्रॉन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन एक पेयर के रूप में काउंट होते हैं ऐसे, 3 तो एच है और इसके ऊपर क्या है ऐसे लोन पेयर की तरह माइनस वाला भाग। तो इस पे ये क्या इसकी स्ट्रक्चर बनाओगे ना, ये पिरामिडल स्ट्रक्चर है। कैसी होती है इसकी, पिरामिडियल स्ट्रक्चर है। संकर्ण कौन सा है वो लिखना है। अब संकर्ण कौन सा हो जाएगा बताओ, sp3 हो जाएगा, sp3। 1 2 3 बन तो ये, और लोन पेयर हमेशा एक बॉन्ड के रूप में काउंट होता है, तो टोटल ये 4 के लिए sp3। और संरचना कैसी है इसकी, स्ट्रक्चर कैसे लिखोगे, पिरामिडल स्ट्रक्चर है, पिरामिडीय संरचना। पिरामिडल क्या होती है इसकी, पिरामिडीय संरचना होती है। अब इसकी पिरामिडल स्ट्रक्चर है इसकी कार्बोएनाइन की। अब देखो इस स्ट्रक्चर में आपको ज़्यादा नहीं, बस ये इतनी स्ट्रक्चर बनानी है, 2 ये नाम लिखने, ज़्यादा नहीं है। अब ये देखो इसके अंदर स्ट्रक्चर के बाद इसका स्टेबिलिटी या इसका स्थायित्व है। अब स्थायित्व कैसे करोगे, कार्बोएनाइन का स्थायित्व है। अगला लिखो हेडिंग कार्बोएनाइन का स्थायित्व है, स्टेबिलिटी। और स्टेबिलिटी में आपको पता है कार्बोएनाइन के भी कितने प्रकार है, 3।
कार्बोएनाइन 3 प्रकार के होते हैं। कार्बोकेटाइन की तरह ही है, जहाँ प्लस था वहाँ माइनस, इतना अंतर बस। 3 प्रकार के होते हैं। वापस वही प्राथमिक कार्बोएनाइन, इसको बोलेंगे प्राइमरी 1 डिग्री। दूसरा द्वितीयक, इसको बोलेंगे 2 डिग्री कार्बोएनाइन द्वितीयक। और एक है 3 नंबर तीसरा तृतीयक, जिसको बोलेंगे टर्सरी या 3 डिग्री। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी 3 कार्बोएनाइन है ये। और कार्बोएनाइन में आपको पता है नेगेटिव चार्ज वाला कार्बन है, उस पर जो जो एल्किल समूह बढ़ते जाए वैसे वैसे प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक होता जाएगा। तो प्राथमिक में 1 एल्किल समूह, द्वितीयक में 2, तृतीयक में 3। और आपको पता है एल्किल समूह का प्रभाव कौन सा होता है? प्लस आई प्रभाव। और प्लस आई बढ़ेगा तो इसके पास इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो इसके पास ऑलरेडी पहले क्या है? माइनस चार्ज है। और अगर इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो माइनस चार्ज और बढ़ेगा, और माइनस चार्ज और बढ़ेगा तो स्थायित्व क्या हो जाएगा? घट जाएगा। इसलिए इनकी स्टेबिलिटी ऑर्डर जो होता है ना वो कार्बोकेटाइन से क्या हो? जस्ट उल्टा होता है। कैसे करोगे? देखो इस तरह से। एक तो इसको स्थायित्व को समझाएंगे प्रेरणिक प्रभावों के द्वारा। एक लाइन लिख लो आप, कार्बोएनाइन के स्थायित्व को निम्न कारकों से समझाया जा सकता है। फर्स्ट लिख लो प्रेरणिक प्रभाव। जितना हो सके उतना कम लिखो आप, अधिक से अधिक बातें आप समझाने की कोशिश करो। हर चीज़ को आप चार्ट से एक पर्टिकुलर सिस्टमेटिक तरीके से इसको शो करो। ज़्यादा थ्योरी लिखो मत, उल्टा पुल्टा लिखने से कोई मतलब नहीं है। उस चीज़ को आप एक चार्ट से या एक लाइन डायग्राम से अधिक समझाने की कोशिश करो, ताकि देखने वालों को ज़्यादा पढ़ना ना पड़े। इजीली क्या है, देखते तुरंत समझ जाए कि उसने ये चीज़ लिखी है, तो आपके नंबर भी खूब आएंगे। जितनी अगर एग्जामिनर कॉपी चेक करने वाला जो, उसकी जितनी ज़्यादा सुविधा दोगे ना आप, नंबर उतने ज़्यादा आते हैं। तो उसको कॉपी चेक करने में कोई कठिनाई नहीं हो। अगर आप पूरी लिख दोगे थ्योरी, कोई डायग्राम में नहीं बताया, कुछ समझाया नहीं बीच में, पूरा लिख दिया ऐसे की तरह, तो पढ़ने में जोर आएगा तो नंबर भी क्या आएंगे? कम आएंगे। इसलिए अब प्रेरणिक प्रभाव में क्या लिखोगे आप? इस तरह से देखो, पीछे लिखा हमने, ये कौन सा है? ये प्राइमरी कार्बोएनाइन है, नेगेटिव। दूसरा लिखें, ये कौन सा है? ये है द्वितीयक, सेकेंडरी। प्राइमरी और ये कौन सा है? सेकेंडरी। फिर देखें, ये कौन सा है? ये टर्सरी है। ये 3 डिग्री कार्बोएनाइन है, टर्सरी। और आप देखो, अगर आप लेफ्ट टू राइट चलें, इधर चलोगे ना आप, लेफ्ट टू राइट चलें, प्राथमिक कार्बोकेटाइन चलें तृतीयक की तरफ, इधर चलोगे, प्लस आई प्रभाव क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। प्लस आई प्रभाव क्या हो रहा है? इंक्रीज, बढ़ रहा है। जो जो प्लस आई बढ़ेगा वैसे वैसे माइनस वाले कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन की मात्रा बढ़ेगी, तो ऋणावेश भी क्या होगा? बढ़ता जाएगा। तो अगला इसमें क्या लिखो? कार्बन पर, और याद रखो पॉजिटिव चार्ज रेडिकल, ये कह दें पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज स्पीसीज जो है उसकी तुलना में न्यूट्रल क्या हो? ज़्यादा स्टेबल होती है। तो जितना चार्ज बढ़ेगा स्टेबिलिटी घटती जाएगी, ध्यान रखना ये। तो कार्बन पर ऋणावेश, कार्बन पर ऋणावेश, कार्बन पर ऋणावेश की मात्रा क्या हो रही है? इंक्रीज, बढ़ेगी। और कार्बन पर ऋणावेश की मात्रा बढ़ेगी तो कार्बोएनाइन का स्थायित्व क्या होगा? घटेगा। कार्बोएनाइन का स्थायित्व क्या होगा? डिक्रीज होगा, घटेगा। अब देखो, लिखने की आवश्यकता नहीं है, नहीं तो आप लिखते ना, ऐसे लिखते, आप लिखते प्रेरणिक प्रभाव में क्या लिखते कि प्राथमिक कार्बोकेटाइन से तृतीय कार्बोकेटाइन की तरफ चलने पर एल्किल समूह की संख्या बढ़ती जाती है, जिससे प्लस आई प्रभावों का मान बढ़ने से ऋणावेशित कार्बन पर ऋणावेश की मात्रा बढ़ती जाती है, और कार्बन पर ऋणावेश की मात्रा बढ़ने के साथ साथ स्पीसीज का स्थायित्व घटता जाता है। इसलिए प्राथमिक कार्बोकेटाइन सबसे अधिक स्थायी, तृतीय कार्बोकेटाइन के सबसे
कम स्थायी होता है, ये लिखा हमने। प्लस आई प्रभाव इंक्रीज हो रहा है, इधर कार्बन में ऋणावेश की मात्रा बढ़ रही है, कार्बन आयन का स्थायित्व क्या हो रहा है, घट रहा है। तो स्थायित्व क्रम क्या हो जाएगा अब, स्टेबिलिटी ऑर्डर। तो स्थायित्व क्रम क्या लिखोगे, सबसे अधिक स्थायित्व मिथाइल कार्बोन आयन, उससे कम प्राथमिक कार्बोन आयन 1 डिग्री, उससे कम फिर 2 डिग्री और उससे कम 3 डिग्री। तो ये ऑर्डर जो है ना वो क्या हो गया, कार्बोकेटाइन का जस्ट उल्टा ऑर्डर हो गया। कार्बोकेटाइन में 3 2 1 था, इसमें 1 2 3 आ गया। तो ये स्थायित्व क्रम आपको याद रखना है। तो कार्बोकेटाइन और कार्बोन आयन है क्या, कैसे बनते हैं, इनकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, इनमें स्टेबिलिटी ऑर्डर कैसा है, और स्टेबिलिटी ऑर्डर को समझाने के लिए थोड़ी सी 1 2 4 आप मैंने बातें लिख दो बस। यहाँ तक आपका क्या है, अभिक्रियाओं के मध्यवर्ती में 2 पॉइंट पूरे हो गए आपके। 2 कौन कौन से, कार्बोकेटाइन और कार्बोन आयन। तो रिएक्शन इंटरमीडिएट में आज अपना ये 2 पॉइंट हो गए। ये 2 पॉइंट आप अपनी कॉपी में आराम से उतारो, ढंग से सही तरीके से उतारो, और उतार के और फिर इसकी सिस्टमेटिक आप साथ में नोट्स बनाते चलो। और एक बात और ध्यान रखना, जो बच्चे जो आपके परिवार वाले हैं या आपके कलीग जो भी हैं, जानकार जो भी हैं, जो भी फर्स्ट ग्रेड सेकेंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं ना, उनको आप जानकारी दे सकते हो कि अपने जो हैं, अपने अलग से एक ऐप है जिसके ऊपर क्या है, साइंस सेकेंड ग्रेड का, केमिस्ट्री और फिजिक्स फर्स्ट ग्रेड का पूरा कंप्लीट कोर्स वीडियो है, उसकी पीडीएफ है, पीडीएफ नोट्स वगैरह है, मॉक टेस्ट है, टेस्ट पीडीएफ में है, सारे सब कुछ मिलेगा आपको, बिल्कुल लोअर प्राइस में मिलेगा। तो एक ये ऐप अपना है एएस लर्निंग नाम से, ये क्या नाम है, एएस लर्निंग। इसको आप प्ले स्टोर पे है ना, प्ले स्टोर के ऊपर इसको इंस्टॉल करना, इंस्टॉल करने के बाद उसको खोलना, उसमें आपको सारी चीज़ें बातें आपके समझ में आ जाएगी। तो आप जितने भी कलीग हैं उनको आप बताएं और अधिक से अधिक बच्चे इसका फ़ायदा उठाएं। बहुत अच्छी सामग्री है, बहुत ही बढ़िया तरीके से वीडियोज़ वगैरह क्वालिटी वाले सब कुछ एक बार आप देखो, फ्री वीडियो दे रखे हैं बहुत सारे, इसमें आप आराम से देख सकते हो, ठीक है ना। तो ये आप नोट कर लो एएस लर्निंग नाम से। तो ये जो है ये क्या हो गया, अपने कार्बोन आयन और कार्बोकेटाइन के स्थायित्व का क्रम हो गया। तो कार्बोन आयन और कार्बोकेटाइन में आपको ये 2 पॉइंट आप आराम से कर लो। इसके बाद अगली क्लास में अपन करेंगे, इसमें अगला मुक्त मूलक यानी फ्री रेडिकल वाला पार्ट करेंगे। इसके बाद हम नाइट्रीन वाला पार्ट करेंगे, बेंजाइन वाला करेंगे और कार्बिन वाला करेंगे। 4 और इंटरमीडिएट बचे हैं, और इन 6 इंटरमीडिएट है ना, इन 6 में से एग्जाम में मानो 2 हर बार पक्के आते हैं, और बहुत ईजी सा चीज़ें हैं। आगे आपके रिएक्शन मैकेनिज्म में है ना, अभिक्रियाओं क्रियाविधि पढ़ेंगे तो वहाँ बार बार आएगा, इस अभिक्रिया के दौरान कार्बोकेटाइन बनता है, इस अभिक्रिया के दौरान कार्बोन आयन बनता है, ये रिएक्शन इस पाथ को यानी इस पथ को फॉलो करेगी, ये इस पाथ को फॉलो करेगी, क्यों करेगी, कारण क्या है, इसमें स्थायी कार्बोकेटाइन बनता है। तो पता ही नहीं आपको स्थायी कौन सा है, तो कैसे वो याद ध्यान रहेगा, इसलिए पता रहे कार्बोकेटाइन में स्थायित्व क्रम जो है वो कौन सा था, कार्बोकेटाइन में 3 2 1, और कार्बोन आयन में क्या है 1 2 और 3। ये चीज़ें आप यहाँ तक याद कर लो। कल अपने अगली क्लास के अंदर हम स्टार्ट करेंगे आगे वाला पार्ट, मुक्त मूलक, कार्बिन, नाइट्रीन और बेंजाइन। धन्यवाद।